नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में हम आज पढ़ेंगे आपकी आरोह पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर 2, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं और चैप्टर आपका बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये कृष्णा सोबती जी द्वारा लिखा गया चैप्टर है मियां नसरुद्दीन। तो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे। अगर इस पाठ में कोई डाउट हो, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, तो पाठ को ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद हम इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो कृष्णा सोबती जी ने इस पाठ को लिखा है। क्या कुछ है इस पाठ में मियां नसरुद्दीन के बारे में, इस पाठ को हमें पढ़कर ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, चैप्टर आपका लिखा गया है कृष्णा सोबती जी के द्वारा। तो थोड़ा बहुत हम यहाँ पर कृष्णा सोबती जी के जीवन परिचय को पढ़ेंगे। कृष्णा सोबती जी का जो जन्म है वो 18 फरवरी सन 1925 में गुजरात, जो पश्चिमी पंजाब में है और वर्तमान में पाकिस्तान में है, यहाँ पर हुआ था। और इनकी प्रमुख रचनाएं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, ये सारे इनके उपन्यास हैं। और बाकी भी इन्होंने कहानी संग्रह भी इन्होंने लिखा है, जो कि है डार से बिछुरी, मित्रों मर जानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, ये इनके कहानी संग्रह है। उसके बाद कुछ शब्द चित्र, कुछ संस्मरण भी इनके हैं। वो है हम हजमत शब्दों के आलोक में। तो ये इनके शब्द चित्र और संस्मरण हैं। और प्रमुख सम्मान साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान, साहित्य अकादमी का 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिले हैं। और मृत्यु 25 जनवरी 2019 में हुई। तो ये कुछ छोटा सा यहाँ पर हमने कृष्णा सोबती जी का जीवन परिचय पढ़ा। और बाकी का जीवन परिचय आप अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका आरोह से पढ़ सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पूरा जो इनका चैप्टर है, पूरा जो जीवन परिचय है वो इनका दिया गया है। तो कृष्णा सोबती जी द्वारा यहाँ पर मियां नसरुद्दीन जो चैप्टर है, ये एक शब्द चित्र यहाँ पर इन्होंने प्रस्तुत किया है। ये एक शब्द चित्र है। ये हम हशमत नामक जो इनका संग्रह है, इससे लिया गया है। देखिए, ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। मियां नसरुद्दीन जो एक शब्द चित्र है और ये हम हशमत जो आप इनका संग्रह है उससे लिया गया है। इसमें इन्होंने इस पूरे पाठ में इन्होंने खानदानी जो नानबाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा है। सभी चीजों का इन्होंने यहाँ पर किस तरह से वो नसरुद्दीन अपनी मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत के बारे में इन्हें बताते हैं। और वैसे वे ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने का को ही असली हुनर मानते हैं। तो ये हमने यहाँ पर जाना है। तो किस तरह से जो लेखिका है वो जब एक यात्रा पर गई हुई थी, तो उन्होंने यहाँ पर देखा कि किस तरह से जो मियां नसरुद्दीन है वो अपनी पाक कला को, अपना खाना बनाने की जो उनकी कला है उसको वो कैसे एक तरह से हुनर मानते हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चैप्टर, क्योंकि हम पहले भी चैप्टर को पढ़ चुके हैं, केवल चैप्टर का रिवीजन यहाँ पर हो रहा है, चैप्टर को रिवाइज यहाँ पर किया जा रहा है। तो ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न उत्तर आपने पहले भी अपनी कॉपी में कर लिए होंगे इस पाठ से जुड़े हुए, अगर नहीं किए हैं तो उन्हें भी हम सॉल्व करेंगे। साहबों उस दिन से अपने मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीतिक, साहित्य और कला के हजारों मसीहा हो के धूम धड़ाके में नान भाइयों के मसीहा मियां नसरुद्दीन को कैसे पहचानते और कैसे उठाते उनके मसीही
कैसे उठाते लुफ्त उनके मसीही अंदाज का, यानी कि जो ये चैप्टर है मियां नसरुद्दीन, देख सकते हैं आप पाठ का नाम ही यहाँ पर मियां नसरुद्दीन रखा गया है। तो साहबो उस दिन अपने जो मटिया महल की तरफ से नहीं गुजरते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़ाके में, कि जो कला कहा जाता है वो साहित्य को कहा जाता है, कला को कहा जाता है, लेकिन इसमें हजारों हजार जो कला के मसीहे हैं उनके धूम धड़ाके में नान बाइयों के जो मसीहा है मियां नसरुद्दीन को कैसे पहचानते और कैसे उठाते लुफ्त उनकी मसीही अंदाज का। हुआ यह कि एक दोपहरी हम जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। तो लेखिका कहती है कि हुआ यूं कि हम एक दोपहरी जो जामा मस्जिद है उसके आड़े पड़े, यानी कि उसके किनारे पर पड़े मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली सी अंधेरी दुकान पर पटापट आटे के ढेर सनते देख ठिठके, और हमने देखा कि एक छोटी सी निहायत ही मामूली यानी कि बहुत छोटी सी एक अंधेरी दुकान है और उस दुकान पर पटापट आटे के ढेर सनते हुए देखे जा सकते हैं। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, हमने सोचा कि सेवइयों की तैयारी यहाँ पर हो रही होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ कि खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। और जब पहले हमें लगा कि ये सेवइयां बनाने वाली शायद दुकान होगी, लेकिन जब हमने लोगों से पूछा तो पता चला कि हम खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। जो खानदानी नानबाई हैं यानी कि नान बनाने वाली जो खानदानी इनका एक पुश्तैनी जो काम है जो चलता आ रहा है पिताजी से दादाजी से पिताजी, पिताजी से बेटा और बेटे से पोता, तो इस तरह से खानदानी जो इनका काम चलता आया है, हम उनकी दुकान पर खड़े हैं। मियां मशहूर है 56 किस्म की रोटियां बनाने में। जो मियां है नसरुद्दीन वो बहुत ही ज्यादा मशहूर है, फेमस है 56 यानी कि 56 अलग अलग टाइप की रोटियां बनाने में। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। लेखिका कहती है जब हम दुकान के अंदर एंटर हुए तो हमने देखा कि जो मियां है वो चारपाई पर बैठकर बीड़ी का मजा ले रहे हैं, यानी कि बीड़ी पी रहे हैं। मौसमों की मार से चेहरा पका, आंखों में काइयां, भोलापन और परेशानी पर मजे हुए कारीगरी के तेवर, और जो फेस था उससे साफ पता चल रहा था कि मौसमों की मार से चेहरा पका हुआ है, क्योंकि जो कारीगर लोग होते हैं वो सर्दी, गर्मी, बरसात कुछ भी नहीं देखते, वो हर मौसम में अपना एक जैसा काम करते हैं, एक जैसे तरह से करते हैं। और आंखों में काइयां और भोलापन, साथ में परेशानी पर मंजे हुए कारीगरी के तेवर। जो थोड़ा सा आंखों में काइयां आ गई हैं उम्र के कारण, और भोलापन साफ साफ नजर आ रहा है, और साथ ही परेशानियां, क्योंकि भले ही इंसान जो है कितना भी काम कर ले, वो एक जो सेटिस्फेक्शन होती है वो उसको बहुत कम मिल पाती है, क्योंकि इच्छाएं जो उसकी खत्म नहीं होती है। तो हर एक इंसान के साथ ये हो सकता है, क्योंकि आज एक इच्छा है, कल दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है, कल दूसरी है, परसों तीसरी इच्छा जन्म ले लेती है। तो परेशानियां लगातार उसको लगता है कि उसके जीवन में बनी हुई है। तो वही परेशानियों के साथ साथ एक मजे हुए कारीगर के तेवर, क्योंकि उसका है तो वो एक बहुत ही फेमस और मंझे हुए कारीगर। हमें ग्राहक समझ मियां नजर उठाई, फरमाइए। अब मियां ने उन्हें ग्राहक समझा और नजर उठाकर कहा, फरमाइए। झिझक से कहा कि आपसे कुछ सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। अब यहाँ पर लेखिका कहती है कि हमने बहुत क्योंकि एक मशहूर कारीगर थे, फेमस थे, और साथ ही काफी उम्र का तकाजा और काफी अनुभव उन्हें था, तो उनसे झिझकते हुए हमने कहा कि हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, अगर आपको वक्त हो तो। मियां नसीरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। निकाल लेंगे थोड़ा वक्त, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। उन्होंने कहा निकाल तो लेंगे हम थोड़ा सा वक्त, लेकिन बताइए तो सही कि आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा
और जोड़ा फिर घूर कर देखा और जोड़ा मियाँ कहीं अखबारनवीस तो नहीं हो, यह तो खोजियों की खुराफात है। हम तो अखबार बनाने वाले और पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। तो उन्होंने क्या सोचा कि उन्होंने सोचा कि जरूर किसी न्यूज़पेपर से आए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने घूर कर देखा उन्हें इस तरह से और कहा कि कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो, यानी कि अखबार छापने वाले तो नहीं हो, क्योंकि ये तो खोजियों की खुराफात है, यानी कि लोग ढूंढते ढूंढते नई नई खबरें उनको चाहिए होती है रोज कुछ ना कुछ अपनी अखबार में छापने के लिए, तो वो रोज ढूंढते ढूंढते पहुंच ही जाते हैं हमारे यहाँ पर। तो हम अब वो अपनी बात बताते हैं कि हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो चित्र है मियां नसरुद्दीन की दुकान का, किस तरह से लेखिका वहां पर बैठी हुई है और वो आटा गूंदने में अपने मगन है, रोटियां तैयार कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हम अखबार बनाने वालों को और अखबार पढ़ने वालों को दोनों को ही निठल्ला समझते हैं, यानी कि बिना काम का। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई है तो पूछिए क्या पूछना है। तो वो कहते हैं कि जो कामकाजी आदमी होता है उसको ऐसे फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं होता कि वो उठ के सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ जाए। उसको काम होता है, वो सुबह उठ के अपने काम पर लग जाता है। तो वो कहते हैं कि खैर छोड़िए, कोई बात नहीं, आप यहाँ तक आपने आने की तकलीफ उठाई ही है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। तो फिर अब उन्होंने कहा कि पूछना शुरू किया कि हम पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटियां बनाने का इल्म आपने कहाँ से सीखा। तो वो कहते हैं कि ये डिफरेंट टाइप्स की जो रोटियां हैं, अलग अलग तरह की, क्योंकि जैसे कि आपको यहाँ पर पाठ में बताया गया है कि जो मियां नसरुद्दीन है वो लगभग यहाँ पर कई तरह की, यानी कि 56 तरह की 56 टाइप्स की रोटियां, 56 किस्म की वो अलग अलग तरह की रोटियां बना सकते हैं। तो वो कहते हैं कि आपने ये जो अलग अलग टाइप्स की रोटियां बनाने का जो इल्म है, यानी कि जो एक तरीका है, ये आपने कहाँ से सीखा। अब मियां नसरुद्दीन के आंखों के कंचे हम पर फेर दिए। अब मियां नसरुद्दीन ने अपनी आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, यानी अपनी आंखें हमारी तरफ घुमाई, फिर तरेर कर बोले, यानी कि बहुत ज्यादा एकदम अच्छे से, प्यार से नहीं, थोड़ा सा चिढ़कर बोले। क्या मतलब आप कहना क्या चाहती हैं। पूछिए साहब, नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएगा। तो वो कहते हैं कि पूछिए कि ये साहब नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या, नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास, या फिर रफूगर या रंगरेज या तेली तंबोली से सीखने जाएगा। क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। तो वो कहते हैं कि अब क्या मुझे ये रोटियां बनाना सीखने के लिए भी क्या मुझे नगीना साज के कहीं या फिर नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या। क्या किसी नगीना साज के पास जाएगा, यानी कि जो नग जड़ाता है हमारे गहनों पर, क्या उसके पास जाएगा, या किसी आईना साज जो आईने के सुंदर सुंदर डिजाइन बनाता है, जो शीशे के सुंदर सुंदर डिजाइन बनाता है, क्या उसके पास जाएगा, या किसी मीना साज के पास जाएगा कि जो अलग अलग डिजाइन बनाने हैं, या किसी रफूगर जो रफू करते हैं कपड़ों पर डिजाइन बनाते हैं, या किसी रंगरेज के पास जाएगा जो कपड़ों को रंगता है, या किसी तेली तंबोली से सीखने जाएगा। क्या फरमा दिया आपने भी साहब, ये तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। यानी कि जो ये काम है, क्योंकि खानदानी पेशे में क्या होता है कि दादाजी जो है अपने बेटे को सिखाते हैं, बेटा अपने बेटे को सिखाता है, फिर उनका बेटा उनके बेटे को, तो एक तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो काम है वो चलता आता है और सिचुएशन के हिसाब से बच्चे सीख भी जाते हैं साथ के साथ। तो वो कहते हैं कि ये तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से। तो वो कहते हैं कि इल्म यानी कि जो तरीका है, अगर आप उसकी बात कर रहे हैं तो ये हमने अपने वालिद उस्ताद, यानी कि अपने जो वालिद यानी कि मेरे जो पिताजी हैं, मैंने उनसे ये इल्म सीखा है, यानी तरीका। एक तो ये है कि हम इस पेशे में
खानदानी है, पुश्तैनी है, बचपन से ये काम करते हुए देखते आ रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, तो अपने आप प्रैक्टिस हो जाती है। और कई बार होता है कि कुछ नए तरह के डिजाइन्स हैं जो उनके पिताजी खास तौर पर बनाया करते थे, जो उनके दादाजी खास तौर पर बनाया करते थे, तो वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते जाते हैं, माँ बाप सिखाते जाते हैं उन्हें। तो वो ये कहते हैं कि मतलब यह है कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। मतलब यह है कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा इख्तियार करेंगे। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया, और वालिद महरूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। तो वो कहते हैं कि जो हमारे बाप दादा का हुनर था, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम घर से बाहर नहीं निकले तो हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। हमारे पिताजी का, हमारे बाप दादा का जो हुनर था, हमने वही हुनर अपनाया है। और जो हमारे वालिद महरूम के उठ जाने पर, यानी कि जो हमारे पिताजी की जब मृत्यु हो गई, तो अपने पिताजी की मृत्यु के बाद हम बैठ गए उन्हीं के ठिए पर, यानी कि उन्हीं की जो कुर्सी थी उसी पर हम बैठ गए। अब वो पूछती हैं लेखिका, आपके वालिद यानी कि आपके पिताजी, एक तरह से वो प्रश्न करती हैं कि आपके पिताजी की क्या मृत्यु हो गई। तो मियां नसरुद्दीन की आंखें लहमा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई। जब उन्होंने लेखिका ने उनके पिताजी के बारे में पूछा, मियां नसरुद्दीन के पिताजी के बारे में पूछा, तो एक लम्हे भर के लिए, यानी कि एक सेकंड के लिए मियां नसरुद्दीन की जो आंखें थी वो किसी भट्टी में गुम हो गई। यानी कि वो एक टक लगाए हुए देखने लगे, कहीं लगा गहरी सोच में है। और एकदम से ऐसा लगा कि वो जैसे गहरी सोच में चले गए हों। और फिर सिर हिलाया, और फिर उन्होंने सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियां बरकत शाही नानबाई गड़ैया वाले के नाम से। वो बताते हैं कि जो हमारे वालिद थे यानी कि जो हमारे पिताजी थे वो मशहूर थे, फेमस थे मियां बरकत शाही नानबाई गड़ैया वाले के नाम से। यानी कि उनका जो दुकान का जो नाम था, और लोगों में जो उनकी एक चर्चा थी, लोगों में जो उनकी एक प्रशंसा थी, वो थी मियां बरकत शाही नानबाड़े गड़ैया वाले के नाम से। और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा, अब वो बताते हैं कि उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहब थे आला नानबाई मियां कल्लन। तो अब वो बताते हैं कि हमारे जो दादा थे वो भी इसी पेशे में थे, और उनको जानते थे लोग आला नानबाई मियां कल्लन के नाम से। आपको इन दोनों में से किसी की भी कोई नसीहत याद हो, किसी की भी कोई, तो वो कहते हैं कि लेखिका उनसे पूछती है कि इन दोनों में से किसी की नसीहत आपको याद है? यानी कि किसी ने आपको कोई ऐसा हुनर बताया हो, कोई ऐसी नसीहत दी हो, कोई ऐसी बात समझाई हो जो जीवन में आपको आगे ले जाए। तो वो कहते हैं, नसीहतें काहे की मियां, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। तो वो कहते हैं कि नसीहतों से क्या करेंगे, काम तो करने से आता है, यानी कि अनुभव से सीखता है इंसान। आप कितनी भी नसीहतें दे दो, अगर इंसान को काम नहीं करना, वो बैठ के सिर्फ नसीहतों को अगर सुन रहा है तो उसको काम नहीं आएगा। काम आएगा करने से, यानी कि आप जब तक स्वयं से उसको एक्सपीरियंस नहीं करोगे, स्वयं से उस काम को नहीं करोगे, तब तक आपको काम करना नहीं आएगा। वजह फरमाया है, पर यह तो बताइए कि जब आप, यानी कि हमने भट्टी की ओर इशारा किया, इस काम पर लगे तो वालिद ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। लेखिका फिर से उसी बात पर आती है। लेखिका कहती है कि बहुत अच्छा आपने कहा, बिल्कुल सही आपने कहा, हम आपकी इस बात को गलत नहीं कहेंगे, लेकिन एक बात तो आप हमें जरूर बताइए कि जब आपने, उन्होंने भट्टी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जब आपने ये काम शुरू किया तो आपके वालिद साहब ने, यानी कि आपके पिताजी ने आपको कुछ ना कुछ बात तो सीख के तौर पर दी ही होगी कि ऐसा करने से ऐसा होगा, आपको ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं करना है, इस तरह की कुछ बातें। तो नसरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी 2-3 कश खींचे। वो वहां पर बीड़ी पी रहे थे और उन्होंने तभी 2-3 कश खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताइए,
बताइए, दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कह अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ। कह बै, तो बच्चा कहता है बै। कहते हैं कह जीम, तो बच्चा कहता है जीम। तो इस पर इस उस्ताद जो है जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी, इस बात को बीच में छोड़कर सामने से गुजरते मीर साहब को आवाज दे डाली, कहो भाई मीर साहिब, सुबह न आना हुआ पर क्यों? तो जो मियां नसरुद्दीन है वो अब लेखिका को इस तरह से कुछ बात को समझाते हैं। वो कहते हैं कि जब भी आपके पिताजी ने आपको ये काम सौंपा होगा या ये काम आपने करना शुरू किया होगा तो कुछ न कुछ तो बात समझाई होगी आपको। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको, अगर आप मुझसे कुछ कहलवाना ही चाहते हैं, मुझे आप कुछ बुलवाना ही चाहते हैं, मेरे मुंह से उगलवाना ही चाहती हैं, तो आप सोचो कि जब बच्चा उस्ताद के यहाँ, किसी मास्टर के यहाँ, टीचर के यहाँ पढ़ने जाता है तो उनका उस्ताद उसको पढ़ाता है, कहता है कह अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ, तो वो कहते हैं कह बे, तो बच्चा कहता है बे, तो वो उस्ताद कहते हैं जीम, तो बच्चा कहता है जीम। तो फिर उस्ताद जो है वो जोर का हाथ सिर पर मारता है और फिर जो शागिर्द होता है, जो उनका बच्चा होता है, वो चुपचाप परवान करता रहता है, यानी कि उस बात को रटता रहता है। तो पढ़ाई, वो कहते हैं कि एक तो पढ़ाई ऐसी है और दूसरी, यहीं पर वो बात को काट देते हैं और सामने रोड पर जो मीर साहब चल रहे हैं उनको वो आवाज दे डालते हैं लेखिका के उत्तर को बीच में रोकते हुए। वो कहते हैं कि कहो भाई मीर साहब की सुबह आना नहीं हुआ पर क्यों? क्यों मतलब यानी कि आप सुबह क्यों नहीं आए? मीर साहब ने सिर हिलाया। अब मीर साहब सिर हिलाते हैं कि मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। तो वो कहते हैं हम अभी आते हैं, तब आप आकर हम आपको बताएंगे। तो अब लेखिका उनसे फिर से प्रश्न करती है, आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना? तो इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि सुकरात हो। हाँ, दूसरी पढ़ाई भी होती है। सुनिए, अगर बच्चे को भेजा मदरसे में तो बच्चा न कच्ची पे में बैठा, न बैठा पक्की में, और न बैठा दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। तो वो कहते हैं कि अगर आप पढ़ाई की बात करें तो न कच्ची में बैठा, न पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम यह पूछेंगे कि उन तीनों जमातों का क्या हुआ? तो क्या हुआ उन तीनों क्लासों का? तो अपना ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन नान बाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। आप बताइए क्या हुआ उन तीनों जमातों का? तो अब लेखिका कहती हैं कि जो मियाँ नसरुद्दीन बात कर रहे थे, इस तरह से वो बता रहे थे, तो हमें लगा कि जरूर कुछ आंसर निकलेगा, जरूर कुछ उत्तर निकलेगा, जरूर वो अपने बारे में कुछ बताएंगे। लेकिन लेखिका कहती हैं कि वो हम पर ही प्रश्न दाग रहे थे कि क्या हुआ उन 3 क्लासों का, क्यों किसी बच्चे को डायरेक्ट 3rd क्लास में बैठा दिया। तो लेखिका कहती हैं कि यह बात तो मेरी समझ से बाहर है, यानी कि मुझे समझ नहीं आई ये बात बिल्कुल भी। इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिलाकर हंस दिए। तो शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते, कौन है शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते? देखिए, प्रश्न को इसीलिए आपको ध्यान पूर्वक समझने की आवश्यकता होती है, सुनने की आवश्यकता होती है, पढ़ने की, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप बिल्कुल किस तरह से यहाँ पर लिखा गया है कि इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते। तो कौन थे शाही नानबाई मियाँ कल्लन? वो मियाँ नसरुद्दीन के दादाजी थे। तो यहाँ पर मियाँ नसरुद्दीन की बात ही की जा रही है कि वो अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिलाकर हंस दिए जब लेखिका ने कहा कि ये बात मेरी समझ से परे है, यानी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आई। तो अब वो बताते हैं हंसकर कि मेरा मतलब क्या साफ न था? लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है।
जरा सी देर को मान लीजिए, हम बर्तन धोना न सीखते, हम भट्टी बनाना न सीखते, हम भट्टी को आंच देना न सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? तो देखिए एक एक चीज को यहाँ पर उन्होंने क्लियर किया है। उन्होंने कहा कि कैसे आपने ये सीखा, कैसे आपने भट्टी को चलाना सीखा डायरेक्ट। तो आपके पिताजी ने आपको कुछ सलाह दी होगी। देखिए ध्यान पूर्वक समझिएगा, बात को एकदम क्लियर कर दिया है यहाँ पर मियां नसरुद्दीन ने। उन्होंने कहा कि बच्चे ने कच्ची नहीं पढ़ी, बच्चे ने पक्की नहीं पढ़ी, बच्चे ने दुक्की नहीं पढ़ी, वो सीधे तीसरी में चला गया। तो कैसे गया वो तीसरी में सीधे? तो वो अपनी बात को अब यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं कि हम बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्टी बनाना ना सीखते, हम भट्टी को आंच देना ना सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? तो यानी कि शुरुआत जो हुई थी जिस तरह से, क्योंकि उनके दादाजी दुकान को चलाते थे, उनके पिताजी वहां पर काम करते थे, तो उन्होंने शुरुआत की दुकान पर हल्के फुल्के बर्तन धोने से। फिर उन्होंने शुरुआत की भट्टी बनाने से कि किस तरह से भट्टी को बनाया जाता है। फिर उन्होंने शुरुआत की भट्टी को आंच देने से कि भट्टी को आंच किस तरह से दिया जाता है, और धीरे धीरे उन्होंने नानबाई का हुनर सीख लिया। अब मियां नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ इस तरह से देखा कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मजे के अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है, यानी कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है। सीखने से भी बड़ी चीज होती है कि आप उसको कैसे सीख रहे हैं। तो तालीम की तालीम भी बहुत बड़ी चीज होती है, यानी कि सीखने का जो हुनर है उसमें सीखना भी बहुत बड़ी चीज होती है, केवल हुनर से नहीं होता है। सिर हिलाया, हाँ साहेब, हाँ है साहेब माना। लेखिका कहती है कि मैंने इस बात पर सिर हिला दिया कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं। अब मियां नसरुद्दीन जोश में आ गए, थोड़ा सा उन्हें जोश आ गया। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते? तो वो कहते कि हमने अगर खोमचा न लगाया होता तो क्या हम यहाँ पर बैठे होते? मियां को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, और क्या यहाँ भी और नानबाई हैं? तो उन्होंने कहा कि अब जब मियां नसरुद्दीन ने अपने खोमचे लगाने की बात की कि अगर हम खोमचा नहीं लगाते तो क्या आज हम नानबाई बन पाते, कि अगर हम छोटा सा ये दुकान नहीं शुरू करते। क्योंकि देखिए कहा जाता है कि हर कोई जो काम होता है उसकी शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है। तो वो कहते हैं कि अगर हम यहाँ पर खोमचा नहीं लगाते तो क्या आज हम खानदानी बन पाते? तो अब लेखिका कहती है कि हमने उनको उनके खोमचे वाले दिनों में जाने से पहले ही उनका रुख मोड़ा और उन पर एक नया प्रश्न किया कि खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया। आपने कहा कि हम खानदानी नानबाई हैं, तो क्या यहाँ और भी नानबाई हैं इस इलाके में? तो मियाँ घूरे। अब मियाँ ने घूर कर उन्हें देखा और कहा, बहुतेरे पर खानदानी नहीं है। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज खिला सकते हो। तो वो अब अपने बुजुर्गों के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर बहुत से नानबाई हैं लेकिन खानदानी नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं कोई भी फेमस जो भी एक खाने पीने की कोई फेमस चीज होती है, तो क्या होता है कि पहले वो हमारे गांव में, पहले रीति रिवाजों में, तिथि त्योहारों में, स्पेशल रूप से घरों में बनाई जाती है। और अब आप देखेंगे कि वो स्पेशल चीजें भी आपको दुकान में, बाजार में, हर जगह आपको अवेलेबल हो जाएंगी, हर जगह आपको मिल जाएंगी। लेकिन टेस्ट जो होता है, एक स्वाद जो होता है, वो केवल आपको घरों में बनाए जाने वाली जो चीजें हैं, जो एक विधि से, एक रीति रिवाज के तौर पर बनाई जाने वाली चीजें हैं, उसी में आपको असल स्वाद उसका दिखाई देता है। तो यही बात यहाँ पर मियां नसरुद्दीन समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे हैं लेकिन खानदानी नहीं है। खानदानी नहीं है क्योंकि उन्होंने अब उसको एक पेशे के रूप में अपना लिया है, एक रोजगार के तौर पर वो उसको कर रहे हैं, लेकिन वो खानदानी नहीं है। अब वो कहते हैं कि एक बार जो हमारे
बुजुर्ग थे उनसे बादशाह सलामत ने कहा कि मियां नानबाई कोई नई चीज खिला सकते हो? तो उन्होंने कहा हुक्म कीजिए जहांपनाह। बादशाह सलामत ने फरमाया कि ऐसी कोई चीज बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने, और ऐसी कोई चीज हमें बना के खिलाओ ना ही जो आग से पके और ना पानी से बने। तो फिर लेखिका ने पूछा, तो क्या उनसे कोई ऐसी चीज बनी? तो वो कहते हैं, क्यों नहीं बनती साहिब, बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। तो अब वो कहते कि क्यों नहीं बनती? अब उन्होंने कहा कि खाई भी बादशाह सलामत ने और खूब सराही भी। तो लेखिका कहती है कि लगा हमारा आना कुछ रंग लाया है, यानी कि अब जब कुछ ऐसा नया उन्हें मिला तो लेखिका कहती है कि उसको सुनकर हमें ऐसा लगा कि हमारा आना कुछ रंग लाया है यहाँ पर। बेसब्री से पूछा वह पकवान क्या था? कोई खास चीज ही होगी, क्योंकि लेखिका ने एक्साइटेड होकर कहा, क्योंकि ये एक राजशाही चीज वो हो चुकी थी, बादशाह सलामत ने उसको ग्रहण किया था, तो जरूर कोई शाही पकवान होगा, जरूर कोई खास चीज होगी। इसके लिए लेखिका और ज्यादा एक्साइटेड हो गई और उन्हें लगा कि हमारा यहाँ आना कुछ रंग लाया। अब मियाँ कुछ देर सोच में पड़ गए और सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम नहीं बतावेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि कहावत है ना कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। तो वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा जब वो देखा कि जो नसरुद्दीन है वो खोए हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि अब वो अपने पकवान पर प्रकाश डालने वाले हैं, अपने पकवान के विषय में बताने वाले हैं, लेकिन एकदम से मियां नसरुद्दीन ने बहुत रुखाई से बोला, बहुत रूखे स्वर में बोला कि हम नहीं बतावेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि यह एक कहावत है कि जो खानदानी नानबाई होते हैं वो कुएं में भी रोटी बना सकते हैं, यानी कि क्योंकि कुएं में ना तो आग होती है और ऊपर की तरफ आपने देखा होगा बिल्कुल इस तरह का जो होल जो होता है वो बिल्कुल इसी तरह का होता है जिसमें नान बनाई जाती है। तो ना तो पानी का यूज और ना ही आग का। तो कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर पूरी उतरती है, यानी कि कहावत को जब भी गढ़ा गया होगा, जब भी बनाया गया होगा, ये हमारे बुजुर्गों के कर्तव्यों पर, कामों पर बिल्कुल खरी उतरती है। मजा लेने के लिए टोका, कहावत यह सच्ची भी है कि? तो मियाँ ने तरेरा, और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आंच से, समझे? अब फिर लेखिका कहती है कि फिर से उन्हें सिर हिलाना पड़ा, ठीक फरमाते हैं। तो बच्चों आपने देखा किस तरह से मियां नसरुद्दीन जो है वो अपने खानदान के, अपने परिवार के, अपने जो एक उनका खानदानी पेशा है उसके बारे में वो लेखिका को बता रहे हैं। आगे भी इस पार्ट में हम इसी तरह के और भी रोचक तथ्यों को देखेंगे मियां नसरुद्दीन के बारे में। चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट है तो एक बार घर पर जरूर रिवाइज करेंगे, कंटिन्यू करेंगे हम इसको अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।